The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज। एंड अगर आप DU ET 2022 का पेपर देने वाले हैं फोरेंसिक साइंस से, सो वी हैव स्पेशल क्लासेस फॉर यू ऑल। सो आप रिविजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहाँ से आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस अभी बहुत ही स्पेशल सेल पे अवेलेबल है, जो कि इसका सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ है। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस एंड अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत ही क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आप DU एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर क्लियर करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगी कि आपके DU ET पेपर्स कब होने वाले हैं। सो डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ Gustafson मेथड. First is attrition, dentition, root reabsorption and cementum apposition. So we have a method of age identification called Gustafson's method. अच्छा, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आंसर सेलेक्ट करने का तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो एंड देन आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। हम इस क्लास आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो Gustafson मेथड है, इट इज़ अ मेथड विच इज़ एस्टिमेशन एज एस्टिमेशन का मेथड है। अब एज एस्टिमेट हम कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, सो टीथ की हेल्प से अगर हम एज एस्टिमेट करते हैं तो हम Gustafson मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड एक और स्पेशल बात है कि Gustafson मेथड में आप एज एस्टिमेशन कर सकते हो आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज। एंड उसमें हम कुछ फैक्टर्स कंसीडर करते हैं एंड इनमें से 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो Gustafson मेथड में इंक्लूड होते हैं एंड एक ऐसा ऑप्शन है जो इस मेथड में इंक्लूड नहीं होता है, तो वही आपको बताना है। सो फर्स्ट वी हैव एट्रिशन, देन वी हैव डेंटिशन, देन वी हैव रूट रिअब्सॉर्प्शन, देन वी हैव cementum apposition. So the correct option for this question is B, that is dentition. डेंटिशन आपके Gustafson मेथड का एलिमेंट नहीं है। एट्रिशन आपके Gustafson मेथड का एलिमेंट है। रूट रीअब्जॉर्प्शन आपके Gustafson मेथड का एलिमेंट है एंड cementum apposition भी Gustafson मेथड का एलिमेंट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Gustafson मेथड की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो जो Gustafson मेथड है, इट इज़ यूज्ड फॉर एज आइडेंटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ वेरियस क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर टूथ। सो जो भी डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं टूथ में, उसको हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो डेंटल इरप्शन है उसके थ्रू भी हम एज एस्टिमेट कर सकते हैं। बट एक बार अगर सारे के सारे टीथ इरप्ट हो गए तो उसके बाद फिर हम एज एस्टिमेशन नहीं कर सकते। इसी वजह से आफ्टर एज ऑफ 25 हम Gustafson मेथड यूज करते हैं। 25 एज के पहले तक हम टूथ इरप्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी एज एस्टिमेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द विक्टिम when teeth are only trace evidence, when only teeth are evidence which is collected from the case like bomb blast, air crash and other disasters. So ये post-mortem भी है, keep that thing in mind that this is post-mortem age estimation. सो आफ्टर डेथ ही आप एज एस्टिमेट करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सो अगर हमें एज अ एविडेंस टीथ मिलते हैं इन केस ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, एयर क्रैश एंड मास डिजास्टर्स, हम Gustafson मेथड के थ्रू एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं गिवन सैंपल से। If the eruption order of teeth could help determining the age up to 25 years, so यही हमने बोला कि 25 के एज तक तो हम eruption order के थ्रू ही एज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Gustafson method is helpful in determining ages beyond 25 years, and here we have formula of age estimation, that is 11.43 plus 4.56 into total score. अब ये टोटल स्कोर हम टीथ की कंडीशन को देख के देते हैं कुछ एलिमेंट्स के बेसिस पे। सो कौन कौन से होते हैं वो एलिमेंट्स? तो ये है वो सारे एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं ASPCRMT. So A is amount of attrition, amount of casual attrition. So every day हमारे टीथ में attrition होते हैं, उन attrition की वजह से हम एज एस्टिमेट कर सकते हैं। Then we have S, that is secondary dental, that is secondary dentine deposition. So एक एज के बाद secondary dentine deposition होने लगता है, so उसके बेसिस भी हम
तो उसके बेसिस पे भी हम एज एस्टिमेट कर सकते हैं. देन वी हैव पी, दैट इज लॉस ऑफ पेरियोडेंटल अटैचमेंट. सो धीरे धीरे अटैचमेंट होती है टूथ के रूट पे, वो धीरे धीरे लूज होने लगती है. इसी वजह से आप देखना जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके टीथ क्या होते हैं, लूज होके बाहर आ जाते हैं, झड़ जाते हैं. तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो पेरियोडेंटल लिगामेंट है वो धीरे धीरे वीक हो जाता है एंड वो अपने अटैचमेंट्स को कम करते जाता है. So that is loss of periodontal ligament. Then we have cementum apposition at the root apex. So root apex में cementum का apposition होने लगता है. Then we have root resorption. Then we have dentine translucency. So ये सारे के सारे factors हैं. So teeth को देख के हम numbering करते हैं. And then जो last में x है, that is total. So is the total scores we get from the situation of teeth. So in 1950s, Gustafsson developed a method of age estimation which is based on the morphological and histological changes of teeth. So histological changes मतलब क्या, teeth के tissues को देखते हुए, histological changes को देखते हुए अगर हम कुछ identify करते हैं, that is histological. So this was your first question, everyone. Next question. The following is the most suitable casting material for preserving footwear impressions. We have options: plaster of Paris, plasticine, dental stone and paraffin wax. So हम कब कास्टिंग कर सकते हैं, जब आपका जो इम्प्रेशन हो वो 3D हो. तो हम सिर्फ और सिर्फ 3D इम्प्रेशन को कास्ट करते हैं. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस भी हम कन्वेंशनली यूज़ करते थे कुछ टाइम पहले तक, बट इससे प्रॉपर आपको स्मॉल स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये कलेक्ट नहीं करता. स्मॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस कलेक्ट नहीं करता, इस वजह से अब हम इसे यूज़ नहीं करते हैं. ये वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है. देन वी हैव प्लास्टिसिन, वी हैव डेंटल स्टोन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंटल स्टोन. सो डेंटल स्टोन हम अभी यूज़ करते हैं टू कास्ट शू प्रिंट और एनी इम्प्रेशन प्रिंट विच इज 3D इन नेचर. सो हम डेंटल स्टोन यूज़ करते हैं. डेंटल स्टोन क्यों यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह ही होता है, बट इसको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एंड ये स्मॉल यूनिक डिटेल्स को भी पिक करता है. ये स्मॉल यूनिक डिटेल्स को भी पिक करता है, इसी वजह से हम डेंटल स्टोन्स यूज़ करते हैं. आप देख सकते हो डेंटल स्टोन कितना प्रिसाइजली ये सारा का सारा कास्टिंग निकल के आया है विद द हेल्प ऑफ डेंटल स्टोन. अब जो डेंटल स्टोन है इट इज़ नथिंग बट अ जिप्सम बेस्ड प्रोडक्ट. सो आप इसे बोल सकते हो इट इज़ अ हेमी हाइड्रेटेड जिप्सम. हेमी हाइड्रेटेड जिप्सम जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ ऑफन यूज टू मेक डेंटल कास्ट. तो इसको डेंटल स्टोन क्यों कहते हैं, पहले जो डेंटिस्ट होते थे वो आपके टूथ की कास्टिंग के लिए इसे यूज़ करते थे, बट हम इसे फॉरेंसिक्स में भी यूज़ करते हैं. ओके, इट इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वान्टिटीज एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ कास्टिंग. ठीक है, आप शू प्रिंट के लिए कास्ट कर रहे हो, आप टायर प्रिंट्स के लिए कास्ट कर रहे हो, है ना, डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए कास्ट कर रहे हो. इट इज़ यूज्ड इन द डेंटिस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेंटल मॉडल एंड स्टडी कास्ट. ठीक, इसीलिए इसका नाम डेंटल स्टोन पड़ गया. Moving to the next question, the following is a regenerated fiber. So we have options: cotton, rayon, nylon and silk. So regenerated fibers क्या होते हैं, रीजेनरेटेड फाइबर वो होते हैं हमने जिसे रीजेनरेट किया, मतलब फिर से बनाया है ना. तो आप इसे बोल सकते हो मॉडिफाइड फाइबर या रीजेनरेटेड फाइबर. तो जो फाइबर ऑलरेडी जेनरेट हो चुका है उस पर आप केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो या फिर उसमें कुछ और ट्रीटमेंट करके आप उसे रीजेनरेट कर रहे हो, तब वो उसे कहते हैं रीजेनरेटेड फाइबर. सो कॉटन फाइबर तो नेचुरल फाइबर है, क्रॉस कर देते हैं. सिल्क भी कौन प्रोड्यूस करता है, एक बॉम्बाइक्स मोराई का एक बॉम्बाइक्स मोराई नाम का वॉर्म इसे प्रोड्यूस करता है, तो इसे भी हम कैंसिल करते हैं. बच गया नाइलॉन एंड रेयॉन. सो नाइलॉन एंड रेयॉन में से करेक्ट ऑप्शन है रेयॉन, क्योंकि इट इज रीजेनरेटेड. जो नाइलॉन है इट इज कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर, completely synthetic है, and this is the correct option. It is modified और regenerated fiber. रेयॉन का जो बेस प्रोडक्ट होता है, जो बेस होता है वो सेल्यूलोज का होता है, तो इसी वजह से हमने इसे रीजेनरेटेड बोला. सो सेल्यूलोज कहाँ से आता है, सेल्यूलोज हमारे प्लांट से आता है. सो सेल्यूलोज फाइबर को रीजेनरेट करके हम रेयॉन क्रिएट करते हैं. सो रीजेनरेटेड फाइबर इज रेयॉन. तो मैंने लास्ट टाइम ये बोला था कि अगर मैं फाइबर की कैटेगरी बनाऊँ, सो फाइबर को अगर हम कैटेगराइज करें, सो वी कैन कैटेगराइज ब्रॉडली इनटू 2 या फिर हम 3 बना लेते हैं. चलो, फर्स्ट इज नेचुरल,
हार्डकोर नेचुरल, देन वी हैव रीजेनरेटेड जिसे हम मॉडिफाइड भी कहते हैं, और सिंथेटिक, कंप्लीटली सिंथेटिक, जो कि हमने लैब में बनाया। ओके, सो नेचुरल फाइबर्स की दो कैटेगरीज और बनती है, प्लांट और एनिमल की। ठीक है, प्लांट और एनिमल की। एंड जो रीजेनरेटेड फाइबर होते हैं उसका जो बेस प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल फाइबर से आता है, एंड उसको रीजेनरेट करके हम नया फाइबर बनाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हेयर व्हेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप विल रिवील, क्या रिवील करता है? थिक कॉर्टेक्स एंड थिन मेड्यूला, एंड वी हैव ऑप्शंस। सो ह्यूमन हेयर की क्वालिटी कैसी होती है? ह्यूमन हेयर में वी डू नॉट हैव मेड्यूला, नो मेड्यूला। अगर प्रेजेंट है सो समटाइम्स प्रेजेंट, समटाइम्स प्रेजेंट, तो क्या होगा? बहुत ही थिन होगा या फिर फ्रेगमेंटेड होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज थिक कॉर्टेक्स एंड थिन मेड्यूला, नो। थिन कॉर्टेक्स एंड थिक मेड्यूला, नो। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला विद इक्वल थिकनेस एंड नन ऑफ द अबव। सो थिक कॉर्टेक्स एंड थिन मेड्यूला, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि कॉर्टेक्स थिक हो बहुत ज़्यादा, मेड्यूला बहुत ही ज़्यादा थिन हो या फिर ना के बराबर हो। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन हेयर में ऐसा भी नहीं है कि मेड्यूला प्रेजेंट नहीं ही रहता। कुछ लोगों के हेयर में मेड्यूला प्रेजेंट रहता है, कुछ लोगों के हेयर में मेड्यूला प्रेजेंट नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस दे डू नॉट हैव मेड्यूला, एंड इफ दे हैव इट इज रियली वेरी थिन या फिर फ्रेगमेंटेड मेड्यूला, थिन फ्रेगमेंटेड मेड्यूला आपको मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Next question, for preparation of heroin, which of the following is used as acetylating reagent? So we have acetic anhydride, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, and none of the above. So the correct option for this question is option A, acetic anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड हम यूज करते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिटाइलेशन, जिससे कि हेरोइन बनती है। ठीक है, हेरोइन, आई थिंक मॉर्फिन के एसिटाइलेशन के बाद, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है, एसिटाइलेशन। सो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड फिर ये बनाता है हेरोइन। Clear? So heroin is hydrochloride of diacetylmorphine. So this is hydrochloride of diacetylmorphine, which is discovered when acetylation of morphine happened. So heroin in pharmacological studies proved to be more effective than morphine and codeine. So morphine and codeine से ज़्यादा effective है heroin. Moving to the next question, the active ingredients of cannabis are collectively known as, so this is known as cannabinoids. ठीक है, कैनबिस टाइप ऑफ प्लांट से आता है, एंड कैनबिस से आने वाले कलेक्टिव सब्सटेंस को हम बोलते हैं कैनबिनॉइड्स। जैसे कि ओपियम से आने वाले को हम ओपिएट्स कहते हैं, वैसे ही कैनबिस से आने वाले एलिमेंट्स को हम कैनबिनॉइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोजेल्का एंड हाइंज मेथड इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ, okay, if opium, methyl alcohol, cocaine and cannabis, so it is quantitative. So quantitative method से हमें क्या पता चलती है? क्वांटिटी। क्वालिटेटिव मेथड से हमें एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन पता चलती है एंड उसकी आइडेंटिटी पता चलती है। so, जो कोजेल्का एंड हाइंज टेस्ट से हमें क्वांटिटी पता चलती है इथाइल अल्कोहल की, दैट इज ड्रिंकेबल अल्कोहल। तो इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question, gene which exists a alternative expression at a particular locus is known as, इसका आंसर तो पता है, अलील, है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट लोकस में डिफरेंटली ये एक्सप्रेस होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन इनके पास होता है, दैट इज अलील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंजाइम्स इन द ब्लड सैंपल्स। सो ब्लड सैंपल्स के एंजाइम आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सदर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, TLC और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग? The correct option for this question is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम एंजाइम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लड के एंजाइम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So option B is your correct option. Moving to the next question, serum protein polymorphism are demonstrated by, correct option is again electrophoresis. So electrophoresis के demonstration से हम serum protein polymorphism को बता सकते हैं लोगों को। So it is serum protein polymorphism. So जो serum का प्रोटीन है कितने different forms में present होता है, ये हम demonstrate कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लासेस तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव minimum subscription fee for this, so do join these classes. Have a great day ahead and take care of yourselves. Bye.